हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9.4 यूनिट 9 का, जिसमें हम फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि डीएनए, आरएफएलपी, पीसीआर, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमने पूरी की पूरी, आज लास्ट लेक्चर है 9th यूनिट का, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। कल से जो है आपका 10th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 12 चैप्टर तो है ही आपके फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस में, सीयूईटी पीजी 2024 के, तो वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। और ये है आपकी फ्री ऑनलाइन कोर्स है, जो कि आपको रोज शाम को 6 बजे लेक्चर मिलता है। कोई भी इसकी फीस नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। सीयूईटी पीजी 2024 की ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी चार्ज नहीं है। डेली वीडियो आएगा और आप डेली जो है यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो भाई, यहाँ देखो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, जनरल आइडिया अबाउट आरएफएलपी, पीसीआर टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं आरएफएलपी के, पीसीआर के, ये पढ़ेंगे। और जो एडवांस टेक्निक है जो फॉरेंसिक डीएनए एग्जामिनेशन में यूज होती है, उन सब टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई फोरेंसिक साइंस की जो फील्ड होती है, उस फील्ड में यूजुअली आपको ये सुनने को मिलता है कि भाई जॉब्स नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं तो यहाँ पे ये है कि जॉब्स है, करियर अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है। मेहनत करने की जरूरत है और करेक्ट पाथ जानने की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस जानने की जरूरत है। जब आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस देगा, यूजी पीजी लेवल से ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छी जॉब मिलेगी। आप आगे जाके बहुत एक्सेल कर सकते हो इस फील्ड में। तो आपको बस जरूरत किस चीज की है? प्रॉपर गाइडेंस की, जो कि आपको इस फील्ड में फिलहाल में कोई नहीं दे रहा है। सो फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड वन-ऑन-वन गाइडेंस सेशन, वन-ऑन-वन काउंसलिंग सेशन, जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हो वीडियो कॉल पे। पर्सनली आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से रिलेटेड। चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बुक्स से रिलेटेड हो, नोट्स से रिलेटेड हो, आपके प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड है फोरेंसिक साइंस, बस वहां पे इंक्लूडेड होना चाहिए। आप मुझसे हर एक चीज डिस्कस कर सकते हो पर्सनली, और सिर्फ एक बार के लिए नहीं, पूरे साल के लिए ये चीज अवेलेबल है। बस आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है, और ये जो ऊपर आपको लिंक दे रही है, यही वो लिंक है। आपको बस वहां पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको बाकी की सारी डिटेल्स आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। एंड आई एम श्योर यू विल नेवर रिग्रेट दिस। आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी मेरी 1-on-1 काउंसलिंग ले रहे हैं, उनकी मैं वो भी शेयर करती हूँ कि उनका जो रिव्यू होता है कि उन्हें कैसा फील हुआ है, वो भी मैं वहां पे डालती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहां पे भी आप देख सकते हो ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। इज दैट क्लियर? तो चलो भाई, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 हेलिक्स होते हैं। और ये जो है यहाँ पे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जी जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनाते हैं मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट प्रेजेंट है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट। 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। 3 इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है यहाँ पे डीएनए के, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जिसमें शुगर ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट ग्रुप लिंक होते हैं न्यूक्लियोटाइड से टू फॉर्म अ डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसिन, 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे होते हैं। these 4 nitrogenous base pair together in a way, ठीक है। ये भाई देखो, हमेशा A जो है वो T के साथ में कंबाइन होगा, ATGC, 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 यही पेयर रहता है हमेशा, ठीक है। अमंग 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट में से शुगर जो है वो बैकबोन बनाता है डीएनए की। ये जो डीएनए है, इसकी बैकबोन चाहिए ना,
ठीक है, यहाँ पे इसकी बैकबोन जो है, तो ये बैकबोन बनाता है शुगर, ठीक है। इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। अब आओ और थोड़ी सी हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानाइन, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो एडेनाइन और ग्वानाइन है वो प्यूरिन्स कहलाते हैं, और जो साइटोसिन और थाइमिन है वो पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन, एजी प्यूरिन, सीटी पायरिमिडीन, ठीक है। लेकिन एजी का ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे आपका एटीजीसी होता है, ये कंफ्यूज मत होना। तो ए और जी जो है ये क्या हो गए, प्यूरिन हो गए, और टी और सी जो है वो हो गए क्या, पायरिमिडीन, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। नाइट्रोजनस बेसेस आर अपोजिट स्ट्रैंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर। भाई देखो सीढ़ियों का स्ट्रक्चर, 1 2 3 सीढ़ी, ऐसे ऐसे सीढ़ी चढ़ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर लेडर लाइक स्ट्रक्चर का जो फॉर्म है वो बनाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है the two strands of DNA run opposite direction, दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस में जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होता है दो बेस पेयर्स के बीच में, ठीक है। ये जो दो बेस पेयर्स हैं इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। द स्ट्रैंड्स आर हेलिकली ट्विस्टेड, वही हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा वाला ट्विस्ट होता है, where each strand form right-handed coil and 10 nucleotides make up a single turn। एक सिंगल टर्न जो बन रहा है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, ईच हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ये जो एक टर्न है ना, एक थो टर्न, बस एक टर्न बनाना है आपका कितना, 3.4 नैनोमीटर का। और यहाँ का जो ये वाला गैप है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है ये 0.34 नैनोमीटर का, ठीक है। वो सॉरी ये वाला गैप नहीं, ये वाला आपका 2 नैनोमीटर है, ये वाला, ये जो गैप है ये वाला जो गैप है, दिस इज योर 0.3 नैनोमीटर। क्लियर? ये थोड़ा सा याद रखना, जैसे मैं कंफ्यूज होगी आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए की। अब जब हम पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए की बात करते हैं तो ये पॉइंट्स अभी छोड़ दो, मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ, पॉइंट्स छोड़ दो। अब आपको ये पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स अलग अलग हैं, हर कोई अलग अलग दिखता है, हर कोई जो है डिफरेंट दिखता है एक से एक दूसरे से। थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज मम्मी पापा से, भाई बहन से मैच करते हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन सब में वेरिएशंस होते हैं कि नहीं। तो 99.9% जो डीएनए होता है ना ह्यूमंस का, वो सिमिलर होता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। अब फिर मतलब डिफरेंस तो 0.1% से ही डिफरेंस आ रहा है, और इसी से वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ वो जो 0.1% है ना, वो वेरिएशन की वजह से जो दुनिया में जितने भी लोग प्रेजेंट है सब जो है एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या मतलब है पॉली का? मैनी। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो डीएनए के बहुत सारे फॉर्म्स, उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए इज द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर वेरिएंट। भाई यहाँ पे कि 2 या 2 से ज्यादा वेरिएंट प्रेजेंट होंगे तभी हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब ये होता कैसे है, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल से ही सब कुछ पढ़ा रही हूँ, जिससे कि ये जो है जितनी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ये वाला पार्ट, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से समझो। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हमने क्या करा, 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, हमने 99% का जो हम यहाँ पे वो बना रहे हैं, ये देखो ATTAGCA, ये सीक्वेंस है। और जो 1% पॉपुलेशन है इसका देखो ATTGGCA। अब यहाँ पे आपको क्या चेंज दिखा? आपको यहाँ पे दिखा कि सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हमें देखने को मिल रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या है ये? सिंगल, मात्र एक। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है तो इसको भी हम एक नाम देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में आपको चेंज दिखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं SNP। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? SNP। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका वो भी है, मेंशन भी है पहले वाली, इसके जस्ट पहले की जो स्लाइड है इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप SNP, यहाँ पे ये देखो डायग्राम भी लगा है, सिंगल जनरल पॉपुलेशन, ये है SNP। यार एक जगह पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है जो आपको देखने को मिलता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में होता है, जिससे हम SNP बोलते हैं। अब आओ भाई आगे वापस हम ओपन करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हो गया एक की भाई हमने ये दो टाइप के जो थे हमने यहाँ पे ले लिए। अब एक लेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 में, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये रखेंगे 98% पॉपुलेशन, फिर यहाँ पे 1% पॉपुलेशन और यहाँ पे भी हमारी 1% पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ATTAGCA, ठीक है, ये एक हो गया आपका सीक्वेंस, फिर ATTGC, सॉरी इधर भी GCA, ये सेम आएगा। ओहो व्हाट इज द स्लाइड कैसे चेंज हो गया हमारा, एक मिनट रुको, चलो वापस आ गए हम इसी पे। फिर देखो ATT, अब यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने हैं, तो CGCA। अब यहाँ पे आपको कहाँ चेंज दिख रहे हैं, अगेन आप देख सकते हो 1, 2 और 3, ठीक है, ये तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही है, लेकिन यहाँ पे क्या थे, हमने यहाँ पे 2 लिए थे सीक्वेंसेस, यानी कि आपको मैंने बताया ना 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट टू या मोर देन 2 वेरिएंट्स आपको देखने मिलने चाहिए। तो ये एक वेरिएशन यहाँ पे हो गया, दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे हमने ये 3 ले लिए। अब आप देखो पॉलीमॉर्फिज्म आपको तभी देखने को मिलेगा, कब मिलेगा आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को, एटलीस्ट 2 वेरिएशंस, एटलीस्ट 2 वेरिएंट हो, एटलीस्ट 2 वेरिएंट प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरी चीज, हर वेरिएंट, ईच वेरिएंट में आपको एटलीस्ट 1% या 1% से ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिलना चाहिए, यानी कि ईच वेरिएंट जो वेरिएशन हो रहा है वो या तो 1% हो या फिर 1% से ज्यादा हो, तभी वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, नहीं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ गए? जैसे कि अब आप बताना कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं है, ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम तीसरा लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया वेरिएंट 1। वेरिएंट 1 जो है ये 98% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। वेरिएंट 2 जो है ये है आपका 0.5% पॉपुलेशन में। वेरिएंट 3 भी आपका 0.5% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और वेरिएंट 4 भी आपका 0.5% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। अब बताओ इसमें पॉलीमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिल रहा है और किसमें नहीं मिल रहा है, बताइए जरा जल्दी से चैट सेक्शन में, आई एम वेटिंग। देखो भाई मैंने अभी आपको क्या बताया कि ईच वेरिएंट पॉलीमॉर्फिज्म तभी कहलाएगा जब एक या फिर एक से ज्यादा परसेंट वेरिएशन देखने को मिले पॉपुलेशन में, तभी हम उसको वो बोलेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आपको 0.5% देखने को मिल रहा है, विच इज लेस देन 1%। तो यहाँ पे नो पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें 98% देखने को मिल रहा है, तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ में आ गई आप सभी को बातचीत? अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो भाई कई तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक और मैं आपको यहाँ पे जो है पॉलीमॉर्फिज्म बताती हूँ। यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ विच इज ATTC 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 ATTC। याद हो गया भाई, इतनी बार सुन लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ बार बार, ATTC ATTC ATTC। क्या हो रहा है, रिपीट 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 रिपीट। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टेंडम रिपीट्स।
टेंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये होता है एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म, समझ गए। अब बात यहाँ पे आती, क्वेश्चन एक दिमाग में आपका आना चाहिए, वेयर डू पॉलीमॉर्फिज्म कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये पॉलीमॉर्फिज्म, क्यों हो रहा है ये पॉलीमॉर्फिज्म। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, वेयर डू पॉलीमॉर्फिज्म कम फ्रॉम, बताइए बच्चों कहाँ से आया है पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैम पॉलीमॉर्फिज्म आया है म्यूटेशन से। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस होना, कुछ ना कुछ आपका जो सीक्वेंस है उसमें चेंज हो जाना, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो सोमैटिक सेल्स में हो सकती है म्यूटेशन, या फिर जो है वो जर्म सेल में हो सकती है म्यूटेशन, ठीक है। अब सोमैटिक सेल्स क्या है, सेक्स सेल्स जो होते हैं, स्पर्म और ओवम वाले जो सेल्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो होते हैं जर्म सेल्स। तो एक बात बताओ, अगर सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन होता है तो क्या उससे आगे की जनरेशन में वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा, बताओ आएगा या नहीं आएगा। तो आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सोमैटिक सेल में अगर म्यूटेशन हो भी रहा है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा ही नहीं रही है, नहीं ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्यों ही हमारे काम की, तो कोई काम की नहीं है। तो इसमें आपका कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, डज नॉट रिजल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन जर्म सेल जो है ये वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन पास हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा और वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जर्म सेल्स में ही आपको यहाँ पे जो है पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। हाउएवर यहाँ पे जो म्यूटेशन हो रहा है वो डेडली नहीं होना चाहिए, कांट बी डेडली। डेडली का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा म्यूटेशन हो गया कि सामने वाला जो है वो 4-5 साल से ज्यादा जी ही नहीं पा रहा है, ऐसा वेरिएशन ला दिया उसने कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। या फिर मान लो उसने ऐसा वो ला दिया म्यूटेशन कि सामने वाला आगे जो है रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो डेडली नहीं होना चाहिए। और ये शुड अलाउ नॉर्मल रिप्रोडक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन अलाउ करना चाहिए, तब तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट नहीं होगा। इसके बाद में अब हमें पता है यहाँ पे कि जो डीएनए है, डीएनए से आपका यहाँ पे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि ओनली 1% ऑफ डीएनए जो है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, 1% ऑफ डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे आपको, क्योंकि बात ध्यान से सुनना मेरी, व्हाइट कलर का पेन ले लेते हैं हम, और यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा तो इसको इरेज करके मैं यहाँ लिख, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कोडिंग हो सकती है या नॉन कोडिंग प्रोटीन में हो सकती है। अब यहाँ पे जो है कोडिंग में भी हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, नॉन कोडिंग में भी हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन हमें कोडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, होता रहे उसमें, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नॉन कोडिंग पे फोकस करना है। यहाँ पे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो काउंट भी होगा, और यहाँ पे ज्यादा डीएनए भी प्रेजेंट है। और एक चीज, यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है वो लेस डिजास्टरस होगा, यानी कि भाई इसके जो है चांसेस कम होंगे, डिजास्टरस कम होगा, चांसेस कम होंगे कि आगे जाके ये डेडली हो सकता है, ठीक है, डेडली नहीं होगा, चांसेस इसके काफी ज्यादा कम है। तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि इसके क्या बोलते, कितने तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, तो बहुत सारे तरीके से होता है। आरएफएलपी भी उसी का टाइप है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पीसीआर उसी का है, उसके बाद में वीएनटीआर, एसटीआर, ये सब जो है पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स ही हैं, ठीक है। तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया या नहीं, आप लोग मुझे जरा कॉमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा ये वाला, लेकिन आई वॉन्ट कि आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में, इसलिए मैं लिख लिख के समझा रही हूँ, एक एक चीज में
लिख लिख के समझा रही हूँ, तो खुद भी लिखना, ये आलस छोड़ दो, पीपीटी मांगना बंद कर दो। मेरे से मैं बोल रही हूँ, पीपीटी मांगते रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत करो, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप भी मेहनत करो। तो मेहनत करो और लिखो, कॉपी में नोट्स बनाओ, ठीक है। और भाई मुझे पता चलना चाहिए, मुझे कमेंट में बताना कौन कौन अपने रेगुलर नोट्स बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। समझ में आ गई बात। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो एक काम करना, चलो एक काम करना, इंस्टाग्राम पे अपने नोट्स की फोटो खींच के स्टोरी में लगाना और मुझे टैग करना, मैं उसका रीपोस्ट करूंगी। एटलीस्ट मुझे पता हो मेरे बच्चे कितना एक्टिव है, कितना पढ़ रहे हो तुम लोग, मुझे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी तो मेरा भी तो हक बनता है जानना, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर करना, आज मुझे चाहिए जो आज मैंने पढ़ाया है आपको पूरा, इसके मुझे आप नोट्स की बढ़िया सी, जितना ये मैंने लिखवाया है उसकी आप फोटो खींचोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके आप अपनी स्टोरी पर लगाओगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे RFLP यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पे वर्ड बेसिकली होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करने में हेल्प करता है, और जिसमें हम लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, किसकी? डीएनए की जो लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आया है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डीएनए की लेंथ में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है डीएनए की लेंथ, और ये वेरिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम RFLP टेक्निक का यूज करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा है? RFLP refers to variations, ठीक है, या differences among people in their DNA sequence at sites recognized by restriction enzyme। कुछ साइट्स होती हैं जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, उसमें कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस साइट बोलते हैं। उन साइट्स के ही वहां पे क्या होता है, एंजाइम जो है वो कट करता है फ्रेगमेंट्स में डीएनए को, तो वो जो कट करा उसने तो ऐसे अलग अलग लेंथ बन गई। तो जो लेंथ की स्टडी होती है, लेंथ के बारे में पता करना होता है, उसके लिए हम RFLP टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है सच वेरिएशन रिजल्ट इन डिफरेंट साइज ऑफ और लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेस्टिंग द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मैंने चीज अभी जस्ट बोली है। RFLP को हम एज अ जेनेटिक मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें पता करना हो, जेनेटिक मार्कर की तरह यूज करते हैं, तो हमें मैच करना हो डीएनए पर्सन टू पर्सन का कि इसका डीएनए से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें हम RFLP टेक्निक का यूज करते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक सी होगी, मैं आपको पूरी प्रोसीजर यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे RFLP की प्रोसीजर बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ह्यूमन 1, एक पर्सन का हमने यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे हम, और यहाँ पे दूसरे पर्सन का हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, लेट्स ड्रॉ द लाइन, एक लाइन ड्रॉ करते, यानी कि हम डीएनए का, अरे यार ये टेढ़ी बनती है, बस इतना ही प्रॉब्लम है, रुक जाओ मैं ड्रॉ कर लूँ फिर बता रही हूँ। अब ये देखो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने एक जो है डीएनए सीक्वेंस लिया ह्यूमन 1 का, और एक हमने दूसरे इंसान का, 2 लोगों का हमने यहाँ पे लेके रखा है। अब यहाँ पे ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक थोड़ा सा दूर पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हो गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस साइट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहाँ पे ये कट्स करता है, फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कट कर रखा होता है, तो यहाँ पे साइट्स होती है जहाँ से इसको कट किया गया है। अब हमें क्या करना, हमें ये पता करना है कि भाई ये जो है सीक्वेंसेस हमें मैच करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो हमने फ्रेगमेंट लिया है इसको हम इंक्यूबेट करते हैं। क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। किसके साथ में इंक्यूबेट करेंगे हम फ्रेगमेंट को, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इंक्यूबेट फॉर सम टाइम। किसके साथ में, लेकिन ये चीज मैं बता दे रही हूँ, इसमें हम डालते हैं क्या, यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोलाई EcoR1, ठीक है, EcoR1, इसमें भी हम सेम करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 के साथ में हम इसको यहाँ पे ट्रीट कराएंगे, इंक्यूबेट कराएंगे थोड़ी देर में। तो ये वाली साइट्स हैं, आपको पता है, ठीक है, ये साइट्स हैं, यहाँ पे ये जाएगा,
इसको जब हम ट्रीट कराएंगे तो ये फ्रेगमेंट्स के तौर पे ब्रेक डाउन होके हमें मिल जाएगा। तो ये कैसा मिलेगा मैं आपको बताऊं, फ्रेगमेंट्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट मिलेंगे, यहाँ पे हमें एक, और जो दूसरा हमें फ्रेगमेंट मिलेगा वो थोड़ा सा हमें यहाँ साइज में ग्रेटर साइज में मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे साइड थी, यहाँ कट हुआ, यहाँ कट हुआ, यहाँ कट हुआ और यहाँ कट हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ कट हुआ, यहाँ कट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये क्या मिल गया, हमें यहाँ पे ये फ्रेगमेंट पैटर्न्स मिल गए, ये हमें मिल गए फ्रेगमेंट पैटर्न्स। अब कोई जो है वो लेंथ में बड़ा है, कोई जो है वो लेंथ में छोटा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है छोटे छोटे लेंथ में मिले हैं, यहाँ पे जो है ये बड़ी लेंथ में मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो डीएनए होता है, ध्यान रखना, डीएनए जो होता है यहाँ पे उसमें VNTR प्रेजेंट होते हैं। अब ये VNTR क्या है मैम? VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। अब ये क्या है, अब जो भी हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है ना, डीएनए सीक्वेंस रिपीटेशन में प्रेजेंट होता है। डीएनए में ये VNTR जो होते हैं उसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो रिपीटेशन में प्रेजेंट होता है। जिसमें VNTR की रिपीटेशन ज्यादा होंगी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, जिसमें भी VNTR की रिपीटेशन कम होंगी उसमें लेंथ जो है वो कम होगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं समझ में आया ना, देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसमें VNTR मान लो 1 2 3 4 ही प्रेजेंट है, 4 ही सीक्वेंस प्रेजेंट है। लेकिन ये जो ह्यूमन 2 का डीएनए सीक्वेंस है इसमें VNTR जो है 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये 8 प्रेजेंट है, 8 VNTR प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो लेंथ है ये है शॉर्ट लेंथ फ्रेगमेंट, ठीक है। लेंथ कैसी है इनकी, शॉर्ट लेंथ है। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिला है इसमें हमें कैसा फ्रेगमेंट मिला है, लॉन्गर लेंथ, ठीक है। लॉन्ग लेंथ में हमें फ्रेगमेंट मिला है, क्यों? क्योंकि इसमें VNTR के जो इसमें जो डीएनए था, इसमें इस पर्सन के जीनोम में VNTR के सीक्वेंसेस ज्यादा थे, इसीलिए इसकी लेंथ जो है ये ज्यादा थी। समझ में आया ये? तो अगर हमें ये देखना है VNTR जो है, बिकॉज ऑफ VNTR वी सी लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड जो आपको लिखा दिख रहा है, VNTR होने की वजह से ही आपको लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब हमें किसी पर्सन के डीएनए में ये फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें पता लगाना है कि जो है यहाँ पे कितनी लेंथ प्रेजेंट है या कहाँ से कट है, कितनी लेंथ होगी, कहाँ से कट होगा, कितने VNTR सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए हम RFLP टेक्निक का यूज करते हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं हम RFLP टेक्निक का? RFLP टेक्निक is used to identify लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हम VNTR टेक्निक का जो यूज करते हैं, सॉरी RFLP टेक्निक का जो हम यूज करते हैं वो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को का पता लगाने के लिए करते हैं। और VNTR की वजह से आपको लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी लेंथ में, डीएनए के लेंथ में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें ये मिल गए सीक्वेंसेस मिल गए, हमें फ्रेगमेंट मिल गए, फ्रेगमेंट पैटर्न्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फ्रेगमेंट पैटर्न्स को अब हम यहाँ पे आग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब किस किस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में नहीं पता वो परेशान मत हो, अभी जो है आगे के जो आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, आगे का जो आपका सिलेबस है उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इंक्लूडेड है, तो वो मैं आपको तब पढ़ा दूंगी। अभी बस थोड़ा थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है। यहाँ पे मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ पहले नंबर, तो ये इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, आग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा हो और एटलीस्ट जो है लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब देखो आग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हमने। अब क्या करा, यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ से हमने ये वाला जो हमारे पास 3 यहाँ पे जो है ब्लॉक्स रहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हम इस पहले ब्लॉक में क्या डालते हैं, यहाँ पे हमारे पास में नोन, इसको हम लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडर। बेसिकली इसमें हमारे पास में डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो नोन है हमें, ठीक है, जो हमें पता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ह्यूमन 1 था H1, ह्यूमन 1 के हम यहाँ पे सारे फ्रेगमेंट्स उठा के डाल देंगे, ठीक है। ह्यूमन 1 के डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले, इसमें हमने जो है ह्यूमन 2 के फ्रेगमेंट्स डाले।
एक्चुअली में हमें मैच करना है, तो हम इसलिए ह्यूमन 2 के हमने इसमें फ्रेगमेंट्स डाले। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस चला दिया, अब वो फ्रेगमेंट्स के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बेंड्स का फॉर्मेशन दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको ये, यहाँ पे ये बेंड दिखे, यहाँ पे ये दिखा, यहाँ पे ये दिखा, यानी कि ये वाला H1 H2 से मैच नहीं हो रहा है। अगर फ्रेगमेंट्स आपको सेम जगह पे दिखते, सेम सेपरेशन हुआ होता, यानी कि ये दोनों सेम है, बट अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों डिफरेंट है। अब क्या करते हैं हम इसके बाद में भी, अब इसके बाद में इसकी करी जाती है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। अगर आगे जाके भी और ज्यादा देखने की इस डीएनए में और क्या चीजें प्रेजेंट है, किसी को कोई एलर्जी है, कोई डिसीज है, तो उसके डीएनए में कुछ गड़बड़ है क्या, ये देखने के लिए हम पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को लेके उसकी सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग एक तरीके से पूरी अलग प्रोसीजर हो जाती है, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो मैं उसको अभी यहाँ पे एलैबोरेट करके नहीं बताऊंगी। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस जान लो कि जो आपकी ये प्रोसीजर है, कौन सी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं RFLP। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, तो यूजुअली जो है पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है, पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए। हमें नहीं पता कि ये जो डीएनए बोलते ना कि भाई हमें पैटर्निटी टेस्ट करना कि यही इसकी फादर है या नहीं है, तो बच्चे का डीएनए, फादर का डीएनए लिया हमने, ये प्रोसेस करी, RFLP प्रोसेस करी, अग्रोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला। अगर यहाँ पे ये फ्रेगमेंट बना, ये फ्रेगमेंट बना, ये फ्रेगमेंट, और बच्चे का भी यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ये नहीं, यस ये इसके फादर है, पैटर्निटी टेस्टिंग कंफर्म्ड। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे कि हम क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, किसमें, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में भी हमें यहाँ पे हमने लिया क्या यहाँ पे हमने लिया सस्पेक्ट का डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया जो हमें क्राइम सीन से मिला है, ठीक है, क्राइम सीन से जो हमें मिला है वो हमने यहाँ पे लगाया। सस्पेक्ट के डीएनए में और क्राइम सीन से मिले डीएनए में भी हम देखते हैं कि भाई फ्रेगमेंट्स जो है क्या वो हमें सेम लोकेशन पे मिल रहे हैं। अगर वो हमें सेम लोकेशन पे मिल गए हैं, यानी कि सस्पेक्ट का डीएनए क्राइम सीन से मिले हुए डीएनए से मैच कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सस्पेक्ट वहां क्राइम सीन पे प्रेजेंट था फॉर श्योर। ठीक है। अब तीसरा जो हो गया, इसके बाद में एक होता है डाइवर्सिटी और फाइलोजेनी के लिए हम इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इतना समझ में आ गया RFLP प्रोसीजर क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। क्लियर है बात? चलो अब RFLP के बाद में यहाँ पे जो आती है, ये देखो ये पूरा तरीके से यहाँ पे दिया है डीएनए एक्सट्रैक्शन, फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, सदर्न ब्लॉटिंग करी, हाइब्रिडाइजेशन करी, वॉशिंग करी हमने, फिर हमने उसको एक्सरे फिल्म पे डाला, फिर हमने उसको डेवलप करा, तो पूरा बेंड पैटर्न जो हमें मिल गया। ये पूरी एक RFLP की यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरा जान लो, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं है, ईजी टू डिज़ाइन है, और एप्लीकेबल टू एनालाइज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था पॉलीमॉर्फिज्म में, SNP के लिए अच्छा होता है। कोई भी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है लेबोरेटरी स्टाफ को। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिक्वायर वेरिएशन जेनरेटिव और अबॉलिशेस अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस साइट को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, अबॉलिश कर देगा। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो काफी महंगे आते हैं, जो हमें यूज करने पड़ सकते हैं इस टेक्निक में। Exact genotype cannot be achieved in the event there is more than one nucleotide variation अगर है तो ये exact आपको नहीं देगा रिजल्ट। Require relatively large amount of hand on time, ये बहुत ज़्यादा important है कि ये बहुत टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, और डेफिनेटली यहाँ पे जो है थोड़े से एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप जो आगे सदर्न ब्लॉटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे और एक इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई अमाउंट ऑफ डीएनए होना ज़रूरी है। डीएनए का अमाउंट अगर कम होगा तो यहाँ पे ये प्रोसेस करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्राइम सीन पे क्या होता है, यूजुअली हमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट मिलता है डीएनए का, तो ये प्रोसीजर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा डीएनए मिला तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं PCR टेक्निक का यूज करके, जो कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। PCR मेथड ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड एनालिसिस। PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, विच इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम
सेवरल कॉपी, फोटोकॉपी मशीन कैसे काम करती, फोटोकॉपी मशीन का क्या काम है, हमने अपना पेपर रखा, डाला, भैया 10 कॉपी निकाल दो, ये पीसीआर यही है। यहाँ पे हम डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपी बनवा रहे हैं, फोटोकॉपी मशीन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लिख के बता जाना, ठीक है। यस, याद रखने के लिए बता दूं कि पीसीआर टेक्निक में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की सेवरल कॉपीज क्रिएट करते हैं, एकदम डिट्टो सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड इन 1983 में कैरी म्यूलेस एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, इन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। 1983 में कैरी म्यूलेस ने इन्वेंट करी थी। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस, न्यू स्ट्रेंथ ऑफ आर डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए। भाई ये है डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, इसमें ये न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा, इसमें इधर एक न्यू आके जुड़ जाएगा, ये रिपीट टेलीकास्ट चलता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड अ न्यूक्लियोटाइड टू द प्री एग्जिस्टिंग 3OH ग्रुप, मानी यहाँ पे जो फ्रेगमेंट था हमारा 3 प्राइम था, यहाँ 5 प्राइम था, तो ये 3 प्राइम से आके जुड़ गया, यहाँ पे जो है वो 5 प्राइम से आके जुड़ गया, ऐसे बन गया आपका। अब देखो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस दी हुई है, पीसीआर टेक्निक इन बायोलॉजिकल फ्लूइड एनालिसिस, फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार देख लो अच्छे से। अच्छा सा कलर ले लेते हैं, चलो ये कलर लेते हैं। ये हमारे पास में डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट है, पिंक लेना था, डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट है हमारे, हमें जिसका कॉपी बनानी है, जो हमें मालूम क्राइम सीन से मिला है। हम इसमें करेंगे डीनेचुरेशन, यानी कि हमने इसके जो फ्रेगमेंट्स है उसको हमने सेपरेट किया, फिर हमने करी एनीलिंग, यानी हमने यहाँ पे प्राइमर्स जो हैं वो इसमें ऐड करे, फिर होता है एक्सटेंशन, इसमें न्यू जो है आपके स्ट्रैंड्स आके यहाँ पे ऐड हो गए 3 प्राइम से जाके। इसके बाद में ये एक तो हो गया एक्सटेंशन, फिर हो गई सेकेंड साइकिल और रिपीट होंगे, फिर थर्ड साइकिल में और रिपीट होंगे, फोर्थ साइकिल में जो है यहाँ पे ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली प्रोसेस होती है पीसीआर की, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एनीलिंग और एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ध्यान रखना, ये आपका जो है प्रोसेस होता है पीसीआर में। अब देखो पीसीआर के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, रियल टाइम पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर और आर्बिट्री प्राइम्ड पीसीआर। यहाँ पे देखो बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन में दिया है कि यूजिंग आरएनए, यहाँ पे जो है आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको ब्लड का स्टेन मिला था, ठीक है। तो रियल टाइम आरटीपीसीआर उन्होंने करा है, ठीक है, रियल टाइम आरटीपीसीआर उन्होंने कैसे करा, सीक्वेंसिंग और एंड पॉइंट ऑफ आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेक्निक तो आपने सुना ही होगा, कोरोना के टाइम पे कितना आरटीपीसीआर करके बताते थे कि भाई कंफर्म करते थे कि कोरोना है या नहीं है, आरटीपीसीआर टेक्निक का यूज करते थे हम। अब देखो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे पीसीआर टेक्निक के एडवांटेजेस सुन लो भाई। पहला है हाई सेंसिटिविटी कंपेयर टू कल्चर स्टेनिंग, कल्चर एंड स्टेनिंग को लेके बहुत हाई सेंसिटिविटी है कंपेयर टू कल्चर एंड स्टेनिंग। फिर से देखो एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि कल्चर और स्टेनिंग में इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं लगती है, पर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और एबिलिटी टू टेस्ट फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें एबिलिटी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की, तब तो आरटीपीसीआर वाली टेक्निक लगा के हमने कोरोना का आइडेंटिफिकेशन कर लिया था। क्विकली परफॉर्म, फटाफट 4 से 8 घंटे में, कितनी फटाफट। अब बिल्कुल कोविड का समय याद करो, बहुत बुरा था, लेकिन याद करना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि वहां पे देखो 4 से 8 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, हो जाएगा काम तमाम, ठीक है। शोन टू बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है, ध्यान रखना। इंक्रीज एबिलिटी टू डिटेक्ट लेस कॉमन ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, अगेन देखो यार वायरसेस, लेस कॉमन ऑर्गेनिज्म जो जिन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता, उनको भी यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेता है, ये इसके एडवांटेजेस है। क्या बात है, शानदार टेक्निक है। लेकिन भाई हर चीज जो है फायदे और नुकसान के साथ आती है, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है, पोटेंशियली लोअर स्पेसिफिसिटी कंपेयर टू कल्चर एंड स्टेनिंग, लोअर स्पेसिफिसिटी है। नीड फॉर नैरो लिस्ट ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स फॉर स्पेसिफिक प्राइमर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफाइंग नॉर्मल फ्लोरा फ्रॉम corneal scraping becomes less cost effective when performed with multiple organisms PCR approach, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के साथ में अगर हम करते हैं तो लेस कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। सप्लाई कॉस्ट, मशीनरी फीस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस सब लगता है इसमें, तो भाई पैसे भी लगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है और एडवांस मेथड कौन कौन सी है, यहाँ पे
फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए। आपके जो बेसिकली सिलेबस में दी थी वो यही दी थी कि आपको वो पढ़ना है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर आरएफएलपी क्या है और फिर पीसीआर क्या है, और एडवांस टेक्निक्स के बारे में पढ़ना। बस बहुत डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना, तो मैंने इनको डिटेल में नहीं डाला है। यहाँ पे देखो कुछ एडवांस टेक्निक होती है जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पूरा जो है वो पढ़ा दिया है। यहाँ पे भी लिखा है पीसीआर इज सिमिलर टू कोविड टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग के जैसा ही बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि आरटीपीसीआर वही होता है। फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में क्या करते हैं, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, फाइनली जो है उसमें 3rd स्टेज पे आके आपका डीएनए जो है वो एम्प्लीफाई हो जाता है, 3 स्टेजेस में रहता है। वही एनीलिंग क्या था डीएनए एक्सटेंशन का, वो 3 स्टेप कौन कौन से थे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। अब आओ डीएनए एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, क्रिटिकल स्टेप है इन द फॉरेंसिक प्रोसेस ऑफ डीएनए एविडेंस है, ठीक है, फॉरेंसिक प्रोसेस ऑफ डीएनए एविडेंस की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन जो है हाई एंड अलाउ हाई थ्रूपुट सैंपल हैंडलिंग। फिर आता है एक एसटीआर, एसटीआर का शॉर्ट 10 नंबर रिपीट्स। ये जो है एक जेनेटिक मार्कर सिस्टम है जो कि अगेन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये टेक्निक यूज की जाती है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो अब हम वही कर रहे हैं ना, हम पता लगा रहे हैं ये डीएनए सस्पेक्ट का डीएनए क्राइम सीन पे मिले डीएनए से मैच हो रहा है या नहीं है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से ही आपको पता लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ आगे, यहाँ पे प्रोसेस दी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, डीएनए सैंपल्स हमारे कट हो गए, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करा। ये वाली टेक्निक तो याद है ना, जो मैंने भी आपको आरएफएलपी पूरी पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा। फिर हमने यहाँ पे सदन ब्लॉटिंग करेंगे, अब हम ये हो रही है सदन ब्लॉटिंग। ट्रांसफर मेम्ब्रेन, ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन, उसमें डाला, इंक्यूबेट करा हमने प्रॉप्स के साथ में, लेबल्ड प्रॉप्स के साथ में हमने इंक्यूबेट करा। उसके बाद में एक्सरे किया और हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर देखा जो हमें मिले हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वही पूरी प्रोसेस जो हमने आरएफएलपी में बताई थी वो यहाँ पे जो है वो की जा रही है। इज दैट क्लियर? अब देखो डीएनए क्वांटिफिकेशन भी किया जाता है, क्योंकि अगर हमें पता लगाना कितने क्वांटिटी में डीएनए प्रेजेंट था, हमें कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्वांटिटी पता लगाना जरूरी है। फिर फॉरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग, फिनोटाइपिंग में फिजिकल ट्रेट्स हम पता करते हैं। ये देखो ये कि भाई डीएनए के बेसिस पे डीएनए की फिनोटाइप कैसा है, उसके बेसिस पे आपका जो फिजिकल ट्रेट्स बन रहे हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। आरएफएलपी भी जो है एक डिटेक्शन टेक्निक होती है। नेक्स्ट अब ये देखो यहाँ पे फिर से पूरी की पूरी जो है ये दिया हुआ है फॉरेंसिक डीएनए, बढ़िया सी यहाँ पे आपको दी हुई है सारी टेक्निक्स, तो ये इसका वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन आरएफएलपी व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या काम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, स्ट्रेंथ्स को एलोंगेट करना, डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करना, टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स या टू ट्रांसक्राइब आरएनए। क्या काम है, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गलत मत करना कोई भी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, डीएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, किससे बना है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम, एंजाइम, किससे बना है जरा बताना ये मुझे। इसके बाद में आगे बढ़े अब हम, तो आता है विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए, पीसीआर में आप किस एंजाइम का यूज करते हो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए बनाने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर हेलिकेज, किसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द 3 मेन स्टेप्स, अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, 3 मेन स्टेप्स क्या है बताओ, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। वेरी गुड, पहले ही ऑप्शन है डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, 3 मेन इसके ये स्टेप्स है। आगे बढ़े अब हम, हाउ इज पीसीआर कॉमनली यूज्ड इन फॉरेंसिक एनालिसिस, क्यों किस काम आता है, टू कट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, कट करने के लिए, टू क्रिएट अ डीएनए प्रोफाइल फॉर आइडेंटिफिकेशन, टू एम्पलीफाई आरएनए फॉर सीक्वेंस, टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर इन डीएनए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप जो है मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, आपको कंप्लीट 1 ईयर की गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको जो है आपकी पूरी हेल्प करूंगी, आपको कभी भी कुछ भी पूछना है जॉब के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग, नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी पूछना है आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, और आप जो है वीडियो कॉल के थ्रू मुझसे डिस्कशन कर सकते हो रिगार्डिंग करियर, स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बुक्स, नोट्स,
भाई जो भी पूछ रहा है पूछ लेना, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी गाइडेंस ले सकते हो। बस करना ये है, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है, ये जो ऊपर लिंक आपको लिखी दिख रही है आप इसको टाइप भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक, वहां से आप ओपन करके बस आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी की डिटेल्स आपको सारी की सारी आपके कहीं पे मिल जाएंगी, ईमेल पे मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर? So that is it for today. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon on the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.